अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाकिर हुसैन और आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट नंबर 4 दैट इज वेव्स एंड ऑसिलेशंस, इसका लेक्चर नंबर 4 होगा हमारा। और इस लेक्चर में हम टॉपिक जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसको डिस्कस करेंगे। और खसूसी तौर पर जो चीज हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के रिजल्ट्स हैं, जिनमें हम डिस्कस कर रहे होंगे इंटरफेरेंस को और उसके टाइप्स को और बीट्स को डिस्कस कर रहे होंगे और स्टेशनरी वेव्स का इंट्रोडक्शन लेंगे। और स्टेशनरी वेव्स का जो एक चूंकि हमारे सिलेबस में एक ठीक ठाक हिस्सा है तो उसका बकिया जो हिस्सा है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग एंड स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की स्टेटमेंट लिख देता हूं। The resultant amplitude of two superposing waves is equal to the vector sum of their individual amplitudes। ठीक है जी, यहां एम्पलीट्यूड की जगह आप डिस्प्लेसमेंट भी लगा सकते हैं, बात समझ में आ जाएगी। चलिए जी, क्या कहना चाह रहा है शायर बहुत आसान बात कर रहे हैं सर। बहुत आसान तो नहीं लग रही, हमें तो मुश्किल लग रही है। भाई आसान है, परेशान ना हो, जब हम हैं तो क्या गम है। शायद ये कह रहा है फर्ज करें आपके पास दो वेव्स हैं, एक ये वेव है और एक ये वेव है। ये दो वेव्स हैं हमारे पास। जो ब्लू वाली वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड फर्ज कर लेते हैं y1 है, और जो ब्लैक वाली वेव है ना उसका एम्पलीट्यूड फर्ज कर लेते हैं y2 है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो y आएगा और वो बराबर होगा y1 प्लस y2 के। अब जो रिजल्टेंट वेव बनेगी हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा? उसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा हमारे पास, फर्ज कर लेते हैं ये। बहरहाल गुजारा करें यार। अब ये कितना है? ये y है हमारे पास। कौन सा वाला y वाला? ये वाला y। अगर मैं कह दूं y1 2 सेंटीमीटर है और y2 जो है ये 1 सेंटीमीटर है, तो y बताइए कितना होगा सर? 3 सेंटीमीटर। तो अब देखें जब क्रस्ट पर क्रस्ट आए ना तो सम हो जाता है। यहां मैंने लिखा ना वेक्टर सम। जो वेक्टर सम कह रहा हूं तो ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब नेगेटिव कब हो सकते हैं जरा देखिएगा। अगर तो वेव्स कुछ यूं सुपरपोज करती हैं, लेट्स सपोज एक ये वेव है और दूसरी वेव जो है, ओफो आई एम वेरी सॉरी, ड्राइंग का थोड़ा सा मसला रहता है हमेशा। बहरहाल यार आप गुजारा कीजिएगा, नाराज ना होइएगा। अगर ये y1 है हमारे पास और ये ऑपोजिट में y2 है हमारे पास और ये दोनों सुपरपोज हो रहे हैं, तो अब जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास वो हो जाएगा y1 माइनस y2 के। और जो रिजल्टिंग वेव बनेगी वो क्या हो जाएगी? देखिए y1 ज्यादा है ना, लग भी रहा है शक्ल से। तो अब जो हमारे पास रिजल्टिंग वेव बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब ये जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड किसके बराबर होगा? अगर मैंने y1 को कह दिया है 2 सेंटीमीटर और y2 को 1, तो ये 1 सेंटीमीटर की वेव बनेगी। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी? ये 1 सेंटीमीटर। तो वेक्टर सम का मतलब समझे कि प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी। प्लस कब होंगे? जब क्रस्ट आएगा, और माइनस कब हो जाएंगे? जब क्रस्ट और ट्रफ आएगी। ठीक है, तो सिमिलर वेव्स की बात हो रही है। सिमिलर वेव के दरमियान में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होल्ड करता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के डिफरेंट रिजल्ट्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स अब कौन से हैं जी? रिजल्ट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो 3 तरह के हैं। एक है इंटरफेरेंस, दूसरा है जी बीट्स, ठीक है जी,
और तीसरा है हमारे पास स्टेशनरी वेव्स। तीसरा कौन सा है जी? स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स, ठीक हो गया जी। स्टेशनरी वेव्स हो गया, इंटरफेरेंस भी हो गया, बीट्स भी। अब हम बारी बारी इनको देखते हैं कि इंटरफेरेंस का फिनोमेना क्या होता है, बीट्स का फिनोमेना क्या होता है और स्टेशनरी वेव्स क्या होती है। जल्दी से बात करते हैं इंटरफेरेंस की। जब दो वेव्स इंटरफेयर करेंगी तो अब इसका यह मतलब है कि सिमिलर वेव्स होंगी, टू सिमिलर वेव्स होंगी। सिमिलर वेव्स का मतलब है कि इनका सेम होगा, क्या चीज? फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी और इनकी स्पीड भी क्या होगी? सेम होगी, ठीक है। दो वेव होगी, दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो की बात कर रहा हूं मैं। सेम होगी यानी कि सिमिलर वेव है। सिमिलर मतलब एक मैकेनिकल वेव है तो दूसरी भी मैकेनिकल वेव ही होनी चाहिए, एक स्ट्रिंग वेव है तो दूसरी भी स्ट्रिंग वेव ही होनी चाहिए, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो दूसरी भी लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए, एक साउंड वेव है तो दूसरी भी साउंड वेव होनी चाहिए। सिमिलर वेव्स का ये मतलब है। सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड होनी चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सर सेम होनी चाहिए। चलिए, सेम डायरेक्शन, शाबाश, आपके पढ़ने का कुछ तो फायदा हुआ, मुझे ज्यादा सर नहीं खपाना पड़ रहा। चलिए अब बीट्स की बात कर लेते हैं। बीट्स कब प्रोड्यूस होती है? सर बीट्स में हमने ये पढ़ा था कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। किनकी भला? सर सुपरपोजिंग वेव्स की स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। चलिए एक बात तो होगी कि स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, और दूसरी बात भी तो बताए ना। दूसरी बात सर ये है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। बीट्स कब प्रोड्यूस होगी? जब टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जब मैं स्लाइटली डिफरेंट कह रहा हूं तो मुझे ये भी अब बताना पड़ेगा आपको कि भाई स्लाइटली डिफरेंट कितनी होती है। स्लाइटली डिफरेंट के लिए मैं लिख लेता हूं बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बीट फ्रीक्वेंसी, जिसको बोलते हैं f1 माइनस f2, ठीक है। ये लेस देन होनी चाहिए, बीट फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल होनी चाहिए 10 हर्ट्ज से। क्या 10 हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो बीट्स प्रोड्यूस नहीं होगी? भाई प्रोड्यूस होगी, लेकिन आपको सुनाई नहीं देगी। आपका जो सेंसेशन ऑफ हियर है वो कब बीट्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है? जब बीट फ्रीक्वेंसी यानी कि दो वेव्स है ना, एक लेट्स सपोज 250 हर्ट्ज है और दूसरी 256 हर्ट्ज की वेव है, तो दोनों में डिफरेंस 6 हर्ट्ज का है, तो अब आपको बीट्स सुनाई देंगे। लेकिन अगर एक 250 है और दूसरी 265 है तो अब आपको बीट्स नहीं देगी, आपको एक प्लेन बीट सुनाई देगी या प्लेन साउंड सुनाई देगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी लेस देन क्या होनी चाहिए? 10 हर्ट्ज। यहां बीट टाइम पीरियड भी हो सकता है, बीट टाइम पीरियड, बीट टाइम पीरियड, बीट टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ये बराबर आ जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो 1 ओवर f1 माइनस 1 ओवर f2, ठीक है जी, शाबाश। तो ये इस फॉर्मूला से आप बीट टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। तो ये बीट्स के अकॉर्डिंग इतना सा हम पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन जो बन सकता है वो आप कर सकते हैं। बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, और ये बीट टाइम पीरियड निकालने के लिए पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी वेव्स की। तो स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं? स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जब दो सिमिलर वेव्स हो, सिमिलर वेव्स हो, सिमिलर वेव्स का मतलब सेम नेचर की वेव्स, और उनका सेम हो क्या चीज? उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, उनकी वेवलेंथ सेम हो, उनकी स्पीड सेम हो और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। यहां ये बात इजाफी हो गई, उनका एम्पलीट्यूड भी क्या होना चाहिए? सर सेम होना चाहिए। अच्छा जी, अब डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सर डायरेक्शन ऑपोजिट। चलिए जी, शाबाश, थैंक यू वेरी मच। ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए अब क्या प्रोड्यूस हो जाएंगी? बीट्स, स्टेशनरी वेव्स। स्टेशनरी वेव्स को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेस स्ट्रिंग आगे बड़ी डिटेल में डिस्कस होने वाली। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो सकती हैं, एयर कॉलम में प्रोड्यूस हो सकती हैं। ये दोनों एग्जांपल्स आगे चल के हमने करनी है, अभी मैं उसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा, अगले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करना है, घबराना नहीं है। अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड को या इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स जस्ट बात कर ले तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं ना इंटरफेरेंस की, तो इंटरफेरेंस दो तरह की हो सकती है। सर कौन कौन सी? भाई वही जो आपको पता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरी कौन सी है सर? दूसरी तो हमने डिस्ट्रक्टिव पढ़ी थी, तो भाई वही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक हो गया जी। तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगी, इसको जानते हैं जरा। जब हम बात कर रहे होते हैं ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डायग्राम मैं नहीं बना रहा, ऑलरेडी बनी हुई है यार, वहीं से देख लेते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये देखिए, ये वाली जो डायग्राम है ना, ये वाली डायग्राम, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। क्रस्ट पर क्रस्ट आ जाए और ट्रफ पर ट्रफ आ जाए, दो वेव्स का, सिमिलर वेव्स का, तो अब क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और एम्पलीट्यूड क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। या फिर मैं यहां लिखता हूं, कंडीशन क्या है? क्रस्ट ऑन क्रस्ट या और ट्रफ ऑन ट्रफ। अगर दो वेव्स सुपरपोज करें और बिहेवियर ये हो जाए कि क्रस्ट पर क्रस्ट आ जाए या ट्रफ पर ट्रफ आ जाए, तो अब ये क्या करेंगी? अब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी और इनका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर देगा। शाबाश, एम्पलीट्यूड क्या कर दिया? इंक्रीज कर गया। एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया है तो वेव की इंटेंसिटी भी क्या कर देगी सर? वो भी इंक्रीज कर देगी। अभी मैं बताने लगा हूं आपको इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का रिलेशन क्या है। इंटेंसिटी भी क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। चलिए जी, शाबाश। अभी इसके डिटेल अभी हमने और भी डिस्कस करनी है, लेकिन जल्दी से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी बात कर लेते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फिनोमेना किस तरह से होगा? डिस्ट्रक्टिव तो डिस्ट्रक्टिव मैंने यहां डिस्ट्रक्टिव यहां इसलिए लिखा है क्योंकि ये डायग्राम उसके लिए यूज होनी है। वहां मैंने नीचे बनानी थी, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो यहां ये वाली डायग्राम बनाएंगे ऊपर वाली, और इधर जो है वो ये वाली डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इसमें आप देखें एम्पलीट्यूड एक का क्रस्ट है और दूसरे का कौन है? ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ अगर एक दूसरे के साथ सुपरपोज करें तो अब ये जो इंटरफेरेंस होगी ये कौन सी होगी सर? ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब इसमें एम्पलीट्यूड क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर हो तो इसका क्या मतलब होगा सर? इसका ये मतलब होगा कि यहां पर आपको रिजल्टेंट में कोई वेव नहीं मिलेगी, एक क्लोन लाइन मिलेगी। चलिए जी, तो जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट ऑन ट्रफ आ जाता है या ट्रफ ऑन क्रस्ट आप कह सकते हैं। और दूसरी बात यहां से एम्पलीट्यूड क्या कर जाता है सर? एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाता है, और अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज किया तो वेव की इंटेंसिटी भी क्या कर जाती है सर? वो भी डिक्रीज कर जाती है। चलिए, इंटेंसिटी भी डिक्रीज कर गई। अभी ना मैं यहां पर आपको ना इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन बता देता हूं। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में और बातें करेंगे, वो भी कर लेते हैं जी। ये मैं जरा रेज कर लूं। ले जी, अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। तो इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन है आपने याद रखना है। इंटेंसिटी जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। और अगर मैं यहां से बात करूं मैक्सिमम इंटेंसिटी की, या यहां से हम ये भी बात कर सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट आई के। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव डबल्स इट्स इंटेंसिटी बिकम्स, आप क्या कहेंगे सर? अगर एम्पलीट्यूड डबल किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर, इंटेंसिटी 4 टाइम बढ़ जाएगी। बात समझ में आती है जी? जबरदस्त। अब यहां से दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। लेट्स सपोज 2 वेव्स सुपरपोज करती हैं, अब उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, I1 I2 है, तो अब उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो सकती है और मिनिमम इंटेंसिटी क्या हो सकती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी किस केस में होगी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, और मिनिमम इंटेंसिटी का किस केस में होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। आई मैक्सिमम अगर आपने निकालना है, एक्चुअली इसका हमारे ज्यादा इसका ताल्लुक नहीं है हमारे सिलेबस से इंटेंसिटी का, वरना मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करता, और पावर को भी हम यहाँ डिस्कस करते, और एम्पलीट्यूड को भी और डिस्कस करते, और इसके डिफरेंट फॉर्मूलाज को भी डिस्कस करते।
क्योंकि सिलेबस में इसका इतना ज्यादा हिस्सा नहीं है, इतना ज्यादा रोल नहीं है, ये इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैंने इसको ब्रीफली आपसे डिस्कस कर लिया है। अदरवाइज इसके बेसिक जो फॉर्मूलाज है वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किए फिलहाल। तो आई मैक्सिमम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। अगर आपको I1 और I2 गिवन हो और आपसे मैक्सिमम निकालने के लिए कहे तो आप ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। अगर एम्पलीट्यूड गिवन हो A1 प्लस A2 होल स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी। अब अगर मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी हो तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए यही फॉर्मूला ऑपोजिट हो जाएगा, I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर इक्वल टू A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला जो है, जनरल फॉर्मूला GF इसका क्या होगा वो भी आप याद रख लें, I नेट इज इक्वल टू आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉज ऑफ थीटा या फाई। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला से अगर देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होती है, जब ये इन फेज होते हैं। क्या होते हैं, इन फेज। इन फेज का मतलब है थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां 0 पुट कर दे, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो I1 इसको मैं अंडर रूट I1 लिख सकता हूं, इसको मैं अंडर रूट I2 लिख सकता हूं, तो अंडर रूट I1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर लगाऊंगा तो अंडर रूट में लिखूंगा ना, तो प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, तो A प्लस B होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया ना ये, तो A प्लस B होल स्क्वायर, तो ये आ गया A प्लस B होल स्क्वायर मैक्सिमम के केस में। अब आउट ऑफ फेज, यहां अगर देखें ये आउट ऑफ फेज है, क्या है ये, आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव के केस में होगा। ठीक है, तो यहां पर थीटा कितना आ जाएगा 180 डिग्री। cos 180 पुट करें सर -1 हो जाएगा, जब यहां माइनस आएगा तो अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट I1 I2, ये आ जाएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो ये जनरल फॉर्मूला आपने याद रखना है। और एक और बात बता दूं, क्योंकि साउंड की हम बात अगर करें तो साउंड या लाइट की अगर हम बात कर लें तो ये 3 डायमेंशन में मूव करती हैं। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं आपको साउंड सुनाई दे रही है, अगर मेरे इर्द गिर्द हर तरफ साउंड जा रही है। ठीक है, मेरा अगर फेस इस बोर्ड की तरफ है तो साउंड मेरे पीछे भी सुनाई दे रही है। 3 डायमेंशन में ट्रैवल करती है। जब ये 3 डायमेंशन में ट्रैवल करती है तो फिर जैसे जैसे ये दूर जाती है, इंटेंसिटी में क्या फर्क पड़ता है, तो वो भी आप याद रख लीजिएगा। इंटेंसिटी का जो रिलेशन होता है डिस्टेंस के साथ I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर के। ठीक है, यानी कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। I यानी कि इंटेंसिटी ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इससे रिलेटेड जल्दी से एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। एमसीक्यू क्या है, एमसीक्यू में ये कह रहा है कि द रेशो ऑफ I maximum and I minimum of 2 waves of intensities 4I and I is। ठीक है, ऑप्शंस में यहां लिख देता हूं 5:3, बीटा ऑप्शन में लिख देता हूं 1:9 और चार्ली ऑप्शन में लिख देता हूं 9:1 और डेल्टा ऑप्शन में लिख देता हूं 1:1। ले जी, ये फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, आपने इसको देख के जल्दी से इसका आंसर बता देना है। तब तक मैं वहां एक थोड़ा सा रेज करके ना कुछ और काम कर लेता हूं। यहां ना आपको 2 बातें और बतानी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हवाले से बात हो रही है। अब मैं बात करूंगा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, कंडीशन फॉर फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। अब इनका जो जनरल फॉर्मूला है वो तो आपने याद रख लेना है। वो क्या होता है, phi = 2 pi over lambda into x। phi इसमें फेज डिफरेंस है और x इसमें क्या है, पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस का क्या मतलब हुआ
कि दो वेव्स है, लेट्स सपोज ये एक वेव मैंने बनाई और दूसरी वेव मैंने इसके ऊपर और बना दी। अब ये देखें दोनों वेव्स कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, तो इनके दरमियान में कोई पाथ नहीं। अगर रेड में यहां से स्टार्ट कर देता, ठीक है, रेड यहां से स्टार्ट होती, तो अब इनके दरमियान में पाथ डिफरेंस आ जाना था पाई का, सॉरी पाथ डिफरेंस आ जाना था लैम्डा का। और अगर मैं इसको, ये रेड वाली को यहां की बजाय यहां से स्टार्ट करता, तो अब इनमें पाथ डिफरेंस कितना आ जाना था, वो पाथ डिफरेंस आ जाना था यहां से यहां तक। आप देख सकते हैं कितना आएगा, ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2 का। और इस तरह से फेज डिफरेंस अगर बात करते हैं तो यहां से यहां तक पाई का फेज डिफरेंस आ जाना था। खैर इसको हम यहां से निकाल सकते हैं। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, तो 5 है ये बराबर होता है हमारे पास 2 पाई n के। n यहां पर है 0 1 2 3 सो ऑन, ठीक है, नेगेटिव में भी हो सकता है। तो यहां से हमारे पास 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा 0 आ सकता है, 1 पुट किया 2 पाई आ जाएगा, 2 पुट किया 2 2 ज़र 4 पाई आ जाएगा, 3 पुट किया 3 4 ज़र 3 2 ज़र कितना आ जाएगा, 3 2 ज़र 6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास जब भी फेज डिफरेंस 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होंगे ऑफ 2, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इवन मल्टीपल्स ऑफ 2 पाई, 2 पाई के इवन मल्टीपल जब होंगे तो फेज डिफरेंस ये होगा। और यहां पर हमारे पास ये जो कंडीशन है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बनेगी और इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी। और दूसरी बात है, अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, डेल्टा एक्स, डेल्टा एस कह लें या एक्स कह लें, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है 2 नहीं एन लैम्डा, इसका आ जाएगा फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, एन लैम्डा। एन को 1 पुट कर दे, 2 पुट कर दे, ऐसे सोन चलता जाएगा। तो इसका रिलेशन आ जाएगा 0 1 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, पाथ डिफरेंस होना चाहिए 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होने चाहिए। और फेज डिफरेंस का ये फॉर्मूलाज याद रख लेने आपने। इस तरह से अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है जी। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 5 कितना होना चाहिए, 5 का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास 2n प्लस 1 इंटू क्या बोल देंगे, पाई बोल देंगे, ठीक है। तो n यहां हमारे पास वही है, तो यहां से अगर 0 पुट करेंगे 2 0 0 प्लस 1 तो ये पाई आ जाएगा, और फिर 1 पुट करें 2 1 2 प्लस 1 3 पाई आ जाएगा, और इस तरह से 5 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस आ गया, पाई होगा 3 पाई होगा, यानी कि ऑड इंटीग्रल्स ऑड मल्टीपल्स होंगे किसके, पाई के। अब जल्दी से हम इसका पाथ डिफरेंस भी देख लेते हैं। डेल्टा एस किसके इक्वल आ जाएगा, सर डेल्टा एस जो है हमारे पास आ जाएगा, उसका शॉर्ट फॉर्मूला जो है वो बनेगा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाय 2। अगर मैं 0 पुट करूं तो क्या आ जाएगा, 0 पुट करने से 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2। अगर मैं 1 पुट करूं 2 1 2 प्लस 1 3 टाइम्स लैम्डा बाय 2 एंड 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया किस केस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। तो याद रहे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस ही होना चाहिए और पाथ डिफरेंस ही होना चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फेज डिफरेंस ये होना चाहिए और पाथ डिफरेंस ये होना चाहिए। चलिए जी, अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा था, उसका आंसर आई होप आपने कर लिया होगा। इसका आंसर कैसे निकालना है, आई मैक्सिमम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। I1 4i है और I2 जो है वो i है। 4i यानी कि 2 अंडर रूट 2i आ जाएगा, 2 अंडर रूट i आ जाएगा, तो फिर यहां से i आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर देता हूं जल्दी से। यहां पर ये कितना हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट i प्लस अंडर रूट i होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा
3√i होल स्क्वायर दैट इज 9i आ जाएगा। और मैक्सिमम ये आ गया। जब मिनिमम निकालेंगे तो मिनिमम के केस में 2√i माइनस √i ये इक्वल टू आ जाएगा √i का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऊपर वैसे ही आ गया तो ये i आ जाएगा। अब जब इन दोनों की रेशो लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 9:1। ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए जी, अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें क्लियर हो गई है। एक रिफ्लेक्शन के बारे में ना एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं और उसके बाद इस लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। लेकिन जल्दी से बात कर लेते हैं, एक छोटा सा एमसीक्यू जो बन सकता है यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के हवाले से। रिफ्लेक्शन में आप याद रखिएगा नो फेज चेंज, नो फेज चेंज। जब फेज चेंज नहीं होगा तो क्या पाथ डिफरेंस होगा? जब फेज डिफरेंस ही नहीं है तो पाथ डिफरेंस भी नहीं होगा, इसमें तो कोई फेज चेंज होने वाला नहीं है। रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो ट्रांसवर्स वेव्स की रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की रिफ्लेक्शन को डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स की। तो ट्रांसवर्स वेव्स जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगी तो फिर क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव जब डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि रेडियल मीडियम से गई और डेंसर से टकरा के वापस आई, ठीक है, तो फेज चेंज आ जाएगा वो 180 डिग्री का आ जाएगा और जो पाथ डिफरेंस आ जाएगा वो λ/2 का आ जाएगा। सिमिलरली जब ट्रांसवर्स वेव रेडियल मीडियम से रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेडियल मीडियम, तो अब फाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि नो फेज चेंज। और जो डेल्टा एस है, पाथ डिफरेंस है हमारे पास, वो कितना हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। अब लॉन्गिट्यूडिनल के केस में, लॉन्गिट्यूडिनल के केस में हम वही बात करेंगे फ्रॉम डेंसर बाउंड्री या फ्रॉम डेंसर मीडियम, और दूसरी हम बात करेंगे फ्रॉम रेयर मीडियम। तो इसके केस में ना इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर लें आप। देखें, इसमें रेयर के लिए ये था, तो अब इसमें ना डेंसर के लिए हो जाएगा फाई इक्वल टू 0 और डेल्टा एस इक्वल टू 0। और यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा फाई इक्वल टू 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा, फेज चेंज आ जाएगा, और डेल्टा एस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर λ/2। तो ये आपने याद रखना है। ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने आपको पता है डिटेल में हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस किया, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में अब स्टेशनरी वेव्स को हमने डिटेल से डिस्कस करना है। वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 3 लेक्चर पढ़ाने के बाद अब चौथा लेक्चर पढ़ा रहा हूं, तो एनर्जी आपको पता है बहुत कम रह जाती है, भूख भी लग रही है। बहरहाल आपसे दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।